लगभग सारी चीज़ें सामने हैं। क्या मुद्दे जो हैं केवल यही हैं? जो बात अभी हुई है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ये आज ही बिगड़ गए हैं सब। आज आम आदमी की स्थिति ऐसी है कि इंश्योरेंस उसके पास ना हो तो वो ऑपरेशन तक नहीं करा सकता। ये वास्तविकता है। आयुष्मान कार्ड उसके पास ना हो तो हॉस्पिटल के अंदर क्या स्थिति होगी वो आप सोच लीजिए। ये क्या समस्याएं नहीं है? किसकी देन है? खाली आज ये कह दिया जाए कि केवल युवा परेशान है, बच्चे सड़कों पर आ गए हैं और आना चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चे भी सड़कों पर इसलिए आ गए हैं कि टीचर की व्यवस्था नहीं हो पाई। वर्तमान में देखें, क्या किसी ने इस पर मंथन किया है कि 150 करोड़ की आबादी किसने कर दी है? आगे 200 करोड़ हो जाएगी तब व्यवस्थाएं कहां से आएंगी? आप सड़कों पर सबको ले आए, समस्या कहां नहीं है? समस्या तो हर ओर है, समस्या मुझे भी है। तो वर्तमान की स्थिति को अगर हम देखें कि मंथन सामाजिक स्तर पर चिंतन ये तो होना चाहिए कि पहले जो शिक्षा पर जिसकी बात हो रही है, जो प्रारंभिक शिक्षाएं हैं वो कहां से खराब हो गई हैं? अनिल भाई जी 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 बिल्कुल। खाली हम ये कह दें कि अल्फा बीटा गामा सब सड़कों पे ले आए। आज की जो चर्चा पर चर्चा है बहुत अच्छी है और बहुत मूलभूत जो मुद्दा है उस पर है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि ये समस्या आज नहीं आई है और इसको राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। इस समस्या काफी पहले से, इसमें पक्ष विपक्ष न लाया जाए, सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं। अगर आप पिछले 50 सालों से देखें और खासकर मैं आपको बता दूं 90 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, 90 के पहले की व्यवस्था देखिए और 90 के बाद की, उसमें कोई भी पार्टी की सरकार रही हो, ये जो व्यवसायीकरण बढ़ा, ये जो निजीकरण बढ़ा और उस पर नियंत्रण नहीं रखा गया, उस पर किसी तरह की नकेल नहीं डाली गई, उसका परिणाम है असंतोष पहले दिन से उभरने लगा था। लेकिन कहते हैं ना कि पानी सर के ऊपर चला गया। आज स्थिति ये है पानी सर के ऊपर चला गया। अब उसको हम आज की सरकार को दोषी नहीं दे सकते, उसमें केवल मोदी जी या मोदी सरकार नहीं है। यहाँ तो अनिल जी हम सरकार की बात ही नहीं कर रहे, हम तो मंथन ही इस चीज पर कर रहे हैं कि भाई सरकार किसी की भी हो समस्या है तो सबके सामने आएगी। मैं तो यही कह रहा हूँ कि क्या कर्नाटक में समस्या नहीं है, झारखंड में नहीं है, सभी जगह है, यूपी भी है, उत्तराखंड भी है, पंजाब भी है। हाँ, जी इसकी मूल जड़ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ध्यान दें कि ये जो सरकारी अधिकारी हो या हमारे प्रधानमंत्री मंत्री या नेतागण जो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, ये लोक सेवक होते हैं। लेकिन आप आज की डेट में क्या कह सकते हैं कि इनमें से कोई अपने आप को लोक सेवक मानता है, ये अपने को लोक का मालिक मानते। और जिस व्यवस्था के तहत हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, बड़े आगे बढ़ने की गति धीमी थी, लेकिन वो एक सही रास्ते पर जा रही। उसमें फिर मैं कह रहा हूं कोई पार्टी हो कोई हो, लेकिन व्यवसायीकरण के बाद और राजनीतिकरण के बाद जो समस्याएं पहले छोटे रूप में थी वो आज इस कदर निखर कर आई हैं। अब असंतोष का एक स्वर फूटा है। उसमें आप चाहे जेनजी ले लें, चाहे जेन अल्फा ले लें या रांची में बैठे हुए लड़कों को ले लें जो थोड़ा उम्र के ज्यादा होते हैं। और क्योंकि शिक्षा व्यवस्था सबसे मूलभूत अवस्था है और शिक्षा व्यवस्था में जिस तरह कमियां हुई हैं, मैं तो पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि आज पूरे भारतवर्ष में अगर चेक करा लीजिए 80% गांव के स्कूल ऐसे हैं जहां बिल्डिंग है तो लाइट नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो वहां टीचर नहीं है। टीचर क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं स्कूल में, टीचर अपने खेत में खेत जोत रहा है या पानी दे रहा है, अपने घर की सेवा कर रहा है। ये जो चीजें हैं उसको कंट्रोल करना कि हमारे राजनीतिक पार्टी या नेता जिनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ते हो, कोई भी हो, उनकी जिम्मेदारी। लेकिन आप देखें आज की डेट में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिस ढंग से राजनीति की जा रही भारत देश में पिछले 20-25 सालों से, उसका अंजाम है ये। आप इसको ये मत समझिएगा मैं प्रधानमंत्री की बुराई कर रहा हूं, लेकिन अगर जेनजी आता है जंतर मंतर पर, अगर वो छात्र रांची में बैठते हैं और कल का रिजल्ट देखने को मिलता है कि और जेन अल्फा के बच्चे लखनऊ जैसे शहर में जहां योगी जी कर्मठ हैं, अपना पूरी ताकत लगा रहे हैं, इस तरह का प्रदर्शन करते हैं, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इनके साथ खड़े हो जाएं, इनकी समस्याओं को सुन ले और समाधान करने का प्रयास करें, तो पूरा तो कभी नहीं होगा किसी जनसेवक के द्वारा, लेकिन कुछ हद तक गाड़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन ये न कर अनिल जी बिल्कुल समस्या है तो सुननी तो पड़ेगी, सुनेगा कौन? सरकार ही सुनेगी।
लेकिन समस्या कहां नहीं है? सड़कों पर तो फिर सभी आएंगे। आप ये कह रहे हैं कि भाई, मैं वही कह रहा हूं भाई, आप तो जैन जी की बात कर रहे हैं, अनिल मिश्रा जी आपकी उम्र क्या, मैं वही मैं आप ही से ले रहा हूं, अनिल भाई आप ही के पास आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि समस्या हमारे जैसे जो लोग हैं उनके पास भी तो है, हम भी 100 लोग जाके सड़कों पे बैठ जाएंगे। कल को जो रिक्शा वाले चला रहे हैं उनको भी तो समस्याएं हैं, कल को जो और टेम्पो ऑटो चला रहे हैं उनको भी समस्याएं, ड्राइवरों को भी समस्याएं हैं। बात यह है कि समाधान 150 करोड़ की जनसंख्या पर, क्या ये जो बढ़ती जनसंख्या है ये समस्या नहीं है? जी, अब इस पर भी हमारा सुन लीजिए। देखिए, आप अगर इस तरह से ऐसे फिलॉसफी की तरह हम लोग बात करेंगे तो ये तो सच है कि जीवन जन्म लेना ही समस्याओं को आमंत्रण देना है। जीवन मिला, हम इस पृथ्वी पर आए तो समस्याओं का अंबार हमारे सामने रहेगा, और इन समस्याओं से संघर्ष करते हुए जीवन जीना या आगे बढ़ना, यही एक तरीका है। अब हम आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, अगर 1 मिनट मौका आप हमें। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब है, हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं बुराई कर रहा हूं लेकिन हाँ, यहाँ पर प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से, लाल किला से 15 अगस्त को भाषण दे रहे हैं। अगर वो कहीं 2 लाइन समझते के कहते कि हाँ देश में समस्या है, बच्चों का भविष्य का, उसमें कुछ सुधार करना है और उसका रास्ता बताते, तो शायद देश को अच्छा लगता है, एक उम्मीद जगती, होप लगती उसकी, उनकी तरफ आंख। वहां वो न खड़े होकर इसको दिमागी नक्सल बता दिए। अब ये क्या है, आप असंतोष को और उभार रहे हैं, आप समस्याओं को और बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा अनिल भाई, किसी ने आज तक ये प्रस्ताव पारित किया है सदन में, किसी ने भी, कि भाई जो स्कूलों में जो इतनी तगड़ी तगड़ी, किसी ने भी, ये समस्याओं की बात हो रही है ना, मैं ये कह रहा हूं क्या किसी ने कोशिश की है कि सदन के अंदर एक प्रस्ताव लाया जाए कि जो देश के अंदर है, जो फीस का स्ट्रक्चर है वो ये कर दिया जाएगा? पक्ष विपक्ष दोनों की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर मैं प्रधानमंत्री जी की या विपक्ष नेता की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपको वो सड़क पे दिख रहा है बच्चा, जो बच्चा वहां पे नवोदय विद्यालय की बच्चियां, चाहे वो 15 साल से कम उम्र की हैं, वो बैठे हैं, तो किसी ने सोचा कि वो नवोदय में पढ़ ही क्या रहे हैं? सोचा है कि वहां पर लखनऊ के अंदर एक एक विद्यालय की फीस क्या है, नोएडा के अंदर एक एक विद्यालय की फीस क्या है? किया किसी ने प्रस्ताव? आगे आए हैं? कितने लोग आए हैं आगे कि भाई यहाँ पर जो स्कूल हैं इनकी स्थितियां क्या है? ये तो मैं एक जगह की बात बता रहा हूं, यहाँ पर पूरे देश की बात हो रही है। और ये भी छोड़िए, इसके अलावा ग्रेजुएशन में जब जाते हैं ना बॉस, ग्रेजुएशन में जब जाते हैं तब स्थितियां आपके भी सामने हैं कि वहां पर क्या होता है, तो तब भी तो बात होनी चाहिए ना। हाँ सर, इसका कारण बता देता हूं आपको। देखिए, बहुत समझ अच्छी बात है, हम लोग अच्छी बात टॉपिक बात कर रहे हैं, सभी ने अच्छी बात रखी है, आप इसका कारण समझिए। 90, मैंने बताया ना। अब आप देखिए जो प्राइवेटाइजेशन है, अभी आप पता कर ले तो भारत देश में जितने बड़े अच्छे, चाहे वो प्राइमरी वाले लेवल के हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल का, किसके हैं? ये सारे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के पैसे से बने हुए हैं। ये सरकारी तंत्र को जानबूझकर, वो सत्ता पक्ष में बैठे हैं तो विपक्ष में बैठे हैं तो सरकारी तंत्र के द्वारा बनाई गई व्यवस्था को और ध्वस्त करने में लगे हुए, क्योंकि अगर उसको ध्वस्त नहीं करेंगे तो इनका बिजनेस नहीं चमकेगा। और एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें चाहे आज की सरकार हो और चाहे पहले की सरकार हो, सब शामिल है। बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आज बता दे रहा हूं, जहां शिक्षा व्यवस्था के, आज देखिए टेलीफोन, जिस सोशल मीडिया की बात हो रही है, जिस सोशल मीडिया के तहत एक माध्यम बना, इससे कोई क्रांति नहीं उपज रही, लेकिन वो क्रांति को फैलाने में बहुत माध्यम काम कर रहा है। आप देखिए प्राइवेटाइजेशन के तहत हमारे यहाँ मोबाइल फोन कनेक्शन की कितनी कंपनियां, खासकर 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जो रातों रात छा गई, लेकिन वही सरकार की, जिससे हम लोगों ने मोबाइल को सीखा, चलाना सीखा, जिसका प्रयोग किया, बीएसएनएल, उसी बीएसएनएल को जिसकी इतनी अच्छी व्यवस्था थी, वो आज धराशायी है। ये किसकी कमी है? वो किसी की भी सरकार हो, पार्टी से, लेकिन इस सरकार की ही कमी है, और सरकार स्वयं उसको ध्वस्त करती जा रही है कुछ प्राइवेट बिजनेसमैन के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो प्रश्न ये उठता है, अब आप कहेंगे कि ये जेनजी या ये कम उम्र के बच्चे सड़क पे कैसे आ रहे हैं? सर, जो मेरी समझ कहती है, हम आप थोड़ा उम्र हो गए, उम्र दराज हो गए, जीवन जी लिए, थोड़ा सा ज्ञान आ गया, भविष्य के प्रति सचेत है, हमारे अंदर डर है कि हमें जो कुछ है वो न छिन जाए, वो हम आप उसमें सब आते हैं। लेकिन ये जो 20 साल के नीचे के बच्चे होते हैं, 25 साल, इनको अभी जीवन का डर नहीं होता, जीवन में इनके पास छीनने का ऐसा कोई नॉलेज ही नहीं होता कि हमारा कुछ छीन जाएगा। इनके अंदर केवल एक जोश होता है, इनके अंदर एक परिवर्तन की लहर का एक मौका तलाशते हैं, क्योंकि वो तो सड़कों पे आते हैं। और दूसरी शिकायत मेरी, सर 1 मिनट में देखिए, मेरा ये मानना है कि आज की डेट में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आप देखिए लखनऊ में लड़कियां आके बैठी, उनकी डिमांड थी डीएम को बुला दो, हम डीएम से अपनी समस्या बताना चाहते हैं।
डीएम साहब के पास, लखनऊ के डीएम साहब के पास इतना टाइम नहीं था कि उन बच्चियों के पास चले जाएं, 2 मिनट उनका दुख दर्द सुन ले। ठीक यही जंतर मंतर पे था, मंत्री जी आ जाए, मैं उनसे बता दूं। ठीक यही रांची में है, बच्चे बैठे हुए, मुख्यमंत्री आ जाए या कोई आ, क्यों? क्योंकि ये लोक सेवक अब अपने को लोक सेवक नहीं मानते। जिस दिन इनको कुर्सी मिल जाती है उसके बाद ये अपने आप को मालिक समझते हैं, चाहे उसको देश को समझ ले, चाहे समाज का समझ ले या किसी का। तो अनिल मिश्रा जी, देश के अंदर हर जगह, हर दूसरे तीसरे जिले में लोग सड़कों पर ही बैठे हैं, बैठेंगे सर। ये समय आ गया है। हाँ। और ये परिवर्तन का समय तो है। पिछले 70-80 सालों में, 70-80 सालों में हर सरकार ने जितना समाज को चूसा है, जितना समाज को दलित किया है, हाँ। ये परिवर्तन की लहर है। आज नहीं तो कल होनी ही होनी है, और ये होगी। और बिना इसके समाज नहीं सुधर सकता। जो आप तो आपको लगता है कि सड़कों पर बैठकर उसके बाद परिवर्तन हो जाएगा?